हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी पढ़ाई में चीजें समझ आने लगी होंगी। आप अपनी पढ़ाई को ज्यादा अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहता हूं। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। केंद्रक, नाभिक। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ एकल झिल्ली युक्त होते हैं, कुछ में दोहरी झिल्ली पाई जाती है और कुछ में झिल्ली का आवरण नहीं होता। तो आज हम उसी कड़ी में केंद्रक या नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक को बच्चों किसी भी कोशिका का कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर, उसका नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। क्योंकि सारे के सारे जो कार्य हैं किसी भी कोशिका के, ये यहीं से संचालित होते हैं। नियंत्रण कक्ष से ही इनके बारे में सारा रेगुलेशन होता है। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले केंद्रक के बारे में हमें सबको अवगत कराया। अब जैसा कि मैंने बताया कि सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण यहां से होता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर या नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती। वहां पे उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, आप देख सकते हो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अब ये केंद्रक सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु पौधों में, कुछ शैवालों में, कवक और प्रोटोजोआ में एक से ज्यादा केंद्रक भी मिल सकते हैं या पाए जाते हैं। इसी प्रकार उनकी जो आकृति है, उनकी जो संरचना है, वो भी अलग अलग हो सकती है। वो गोलाकार हो सकते हैं, वो अंडाकार हो सकते हैं, वो सेम के बीज जैसी संरचना उनकी हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार के केंद्रक अलग अलग प्रकार के प्राणियों में पाए जाते हैं, परंतु जो संरचना है वो सभी यूकैरियोटिक प्राणियों में एक समान पाई जाती है। केंद्रक में 4 मुख्य भाग होते हैं बच्चों। सबसे पहला जो भाग है केंद्रक आवरण, दूसरा भाग जो कहलाता है केंद्रक छिद्र, तीसरा भाग होता है केंद्रिका और चौथा जो अंदर का भाग है उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये पूरा जो हिस्सा है ये केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो 4 भाग हैं, एक एक करके हम इन चारों भागों के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ये संरचना केंद्रक। आपको अपने बारे में पता चलेगा कैसे आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आए, जो गुणसूत्र आए, आपके मम्मी पापा से कैसे आए, वो सब हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बाहरी जो आवरण है, जो सबसे बाहर की जो संरचना है बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं, उसे केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये दोहरी संरचना है, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो हर केंद्रक 2 झिल्लियों के आवरण से बना होता है, जिन्हें केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये केंद्रक कला जो है लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है बच्चों। लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। केंद्रक की दोनों झिल्लियों के बीच जो स्थान है उसे परिकेंद्रीय स्थान या पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। परिकेंद्रीय स्थान या पेरीन्यूक्लियर स्पेस उसको बोला जाता है। प्रत्येक झिल्ली 75 से 90 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। 75 से 90 एंगस्ट्रोम इसकी मोटाई होती है और दोनों के बीच में 150 से लेकर 400 एंगस्ट्रोम तक की दूरी होती है। तो कुल अगर देखा जाए तो 150 प्लस 150, ठीक है, दोनों झिल्लियों की मोटाई हो गई, प्लस इतना ही इनके बीच का स्पेस हो गया।
तो कम से कम 450 एंगस्ट्रोम इसकी मोटाई या चौड़ाई होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला की। इस केंद्रक कला के बीच बीच में जैसा कि आप देख पा रहे हो छोटे छोटे छिद्र या छिद्र रूपी संरचनाएं उपस्थित हैं। इन्हें केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये वही स्थान है जिसके द्वारा केंद्रक से पदार्थ कोशिका द्रव्य के अंदर और कोशिका द्रव्य से केंद्रक की तरफ जाते हैं। मतलब विभिन्न पदार्थों का जो आदान प्रदान होगा बच्चों वो इन्हीं केंद्रक छिद्रों के द्वारा होता है, न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं होती है। दूसरा हिस्सा जिसको केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, पूरा का पूरा जो केंद्रक है उसके अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम बाकी कोशिकाओं में बाकी कोशिकांग में हम जीव द्रव्य कहते हैं, परंतु केंद्रक में इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। आपको समझना है, वहां पर जीव द्रव्य होता है परंतु केंद्रक में इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, या इसे केंद्रक रस या कैरियोलिम्फ भी कह सकते हैं। अब ये केंद्रीय द्रव्य जो है इसमें सारी महत्वपूर्ण चीजें प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, जिसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल जिनको कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड, क्योंकि हमने देखा था लिपिड लाइपोप्रोटीन की केंद्रीय आवरण बना होता है। एंजाइम और खनिज लवण भी इस द्रव्य में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक द्रव्य में आप देख रहे हो ये धागे जैसी संरचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन धागे जैसी संरचनाओं को क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन तंतु बच्चों इनको कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहां पर ये जो गोल संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, ये गोल संरचनाएं न्यूक्लियोलस कहलाती है। न्यूक्लियोलस, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, ये गोल संरचनाएं हैं। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। हर एक केंद्रक में 1 से लेकर 3 तक, एक तो कम से कम होगी, 1 से अधिक भी हो सकती हैं, गोलाकार सघन संरचनाएं हैं जिन्हें न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई कहा जाता है, जो एक छोटी गोल संरचना के रूप में उपस्थित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर केंद्रक हमारे कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, यहां से सारा संचालित होता है कार्य, तो केंद्रक का जो संचालन है वो इस केंद्रिका से होता है। कि केंद्रक का जो कंट्रोल सेंटर है बच्चों वो क्या हो गया, केंद्रिका हो गया। ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो अब आरएनए, प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहां पर राइबोसोम्स का संश्लेषण होगा, राइबोसोम बनाने में ये मदद करते हैं, तो यहां पर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होगी, जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। इसलिए केंद्रिका को क्या कहते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम्स बाद में क्या करेंगे, वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, वो प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन फैक्ट्री और राइबोसोम फैक्ट्री के बारे में आपको पता चल गया। अब अगले संरचना पर, चौथे भाग पर चलते हैं। ये जो तंतुनुमा संरचनाएं हैं, जिनका पूरा जाल एक पूरा फैला हुआ है पूरे केंद्रक द्रव्य में, और कुछ नहीं दिख रहा आपको, पूरा ये जाल दिखाई दे रहा है, इन्हें ही क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। सामान्यतः ये धागे रूपी संरचनाएं इस तरह से होती हैं
लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका डिवाइड करेगी, कोशिका सेल डिवीजन होगा, तो ये धागी जैसी संरचनाएं इस तरह से रोड जैसी संरचनाओं में बदल जाती हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है। अब ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, ये नहीं, या न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनने वाली संरचनाएं हैं क्रोमेटिन तंतु। और केंद्रक में दो प्रकार के बच्चों न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं आरएनए, दूसरे को कहा जाता है डीएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यहां पे डीऑक्सी हो जाएगा। ठीक है। दो प्रकार के अम्ल यहां पर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है। तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित है और डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब ये कार्य क्या है, क्योंकि ये आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है कौन कौन? डीएनए हायर ऑर्गेनिज्म में जो मनुष्य है उनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, और ये जीवन के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, माँ बाप से उनके बच्चों में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। कैसे होता है मैं भी आपको बताऊंगा। अभी बताता हूं आपको, देखिए। देखिए अभी हमने क्या देखा कि धागे जैसी संरचनाएं हैं, तंतु जो केंद्रक में उपस्थित हैं। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय ये रोड जैसी संरचनाएं बना देते हैं, और इन रोड जैसी संरचनाओं को हमने क्या कहा था? गुणसूत्र। गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। मनुष्य में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्र के ऊपर बच्चों इस तरह से जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है। और जब जनन प्रक्रिया होती है तो मां बाप से इन जीन की एक कॉपी आती, एक कॉपी आएगी मां से, एक आएगी पिता से, और फिर ये मिलकर युग्मक बना देते हैं, जिससे कि नई पीढ़ी या बच्चे का जन्म होता है। तो इस तरह से जो गुण है मां बाप से बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है, जो ये केंद्रक है, ये कार्य क्या करता है। तो अभी तक आपको लगभग कार्य समझ आ गए होंगे। सबसे पहला काम कंट्रोल रूम है, कंट्रोल सेंटर है, सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य ये करता है। ठीक है। दूसरा कार्य यहां पर आनुवांशिक पदार्थ होता है, अभी मैंने आपको समझाया। तो जो मां बाप से बच्चों में जो गुण जाते हैं, उन लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने में भी मदद करता है। वंशागति के लिए उत्तरदायी हम कह सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया कोशिका विभाजन के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये तीन मुख्य कार्य है।
और जब कोशिका विभाजन होगा तो शरीर की वृद्धि होगी, है ना। तो कोशिका विभाजन में भी ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अलावा अगर और एक चीज जोड़ना चाहो तो आपने एक और केंद्रिका का कार्य देखा था। केंद्रिका को राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम बनाने का कार्य भी, क्योंकि केंद्रिका केंद्रक में ही उपस्थित है, तो ये कार्य भी यहीं पर होता है। तो ये चार मुख्य कार्य केंद्रक के द्वारा किए जाते हैं।